AS11 करते हैं बच्चे। और AS11 है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऐसे ही है। ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें। पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ चैप्टर के अंदर क्या चीज है। तो हम लोगों को इसमें कुछ तो जर्नल एंट्री सीखनी होंगी बच्चों। मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज में ट्रीट मतलब परचेज सेल करोगे, सेटलमेंट करोगे, तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है। देन आप ये कह सकते हैं कि और क्या इसमें एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके एक टॉपिक है जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। एंड उसके अलावा मैं डाल रहा हूँ बात को मिसलेनियस, प्रैक्टिकल एंगल से बात कर रहा हूँ मैं पहले। मिसलेनियस में एक दो क्वेश्चन हो, रादर मिसलेनियस लिख दिया क्या, मिसलेनियस है ना, तो उसके नीचे लिख लो चाहे वो जो तुमने वो करा था ना फॉरेन ब्रांचेस, वो वाली बात भी यहाँ पर आएगी। फॉरेन ब्रांच सर क्या है सर, इसके अंदर मैं वो सब चीजें करने से पहले जनरल बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है। और मेरा आपसे सवाल है, क्या आप सभी बच्चे मॉनिटरी आइटम समझते हो? क्या होते हैं मॉनिटरी आइटम्स? एग्जैक्टली, विच आर टू बी सेटल्ड इन मनी टर्म्स। समझ रहे हो, तो साथ साथ लिखना। आइटम्स ऑफ assets and liabilities which are to be settled in money terms। ओके, जैसे कि बच्चे एग्जाम्पल, मतलब पैसे में बैलेंस शीट में क्या चीज होती है, स्टॉक को मनी टर्म्स में हमें सेटल करना होता है। देखो मनी मॉनिटरी आइटम क्या होता है, लेन देन के अकाउंट। एग्जैक्टली, बिल रिसेबल, हाँ जिसके पीछे कोई इंसान होता है उसको पैसा देना होता है। बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग के पीछे भी तो कोई इंसान होता है, ठीक है। और डेटर्स, क्रेडिटर्स, लेन देन के अकाउंट भाई, समझ रहे हो, जिसमें कोई बंदा आपको फोन कर सकता है और बोले कि भाई मुझे पैसा देना है तुमने, या जो भी कहा, समझ रहे हो। सो दीज आर कॉल्ड मॉनिटरी आइटम्स। अच्छा सर, तो नॉन मॉनिटरी आइटम्स क्या होता है बच्चे? नॉन मॉनिटरी आइटम वो होते हैं जो मॉनिटरी आइटम्स नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज। सो वॉट एवर आइटम्स of assets and liabilities which are other than monetary items। एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को देख के क्या मैं ये बोलता हूँ कि मैंने फिक्स्ड एसेट से इतने रुपए लेने हैं? नहीं बोलता ना, ऐसी फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल एक्सेट्रा। ठीक है ना बच्चे? श्योर सर। सर ये सारी बातें क्यों कर रहे हो, समझ जाएंगे हम लोग। पर्पस है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं सारी बातें। अब मैं आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का कुछ एग्जाम्पल बनाऊंगा कि कंपनीज में, एक बात बताओ, क्या कंपनीज बाहर के जगहों से सामान खरीद रही है ना? तो आपके हिसाब से क्या होता होगा, अच्छा सा एग्जाम्पल बनाएंगे पूरा प्रॉपर।
तो सर इसका यूज क्या था, छोड़ो ना बेटे, एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कर रहा हूं मैं, एक एक्स लिमिटेड है और एक है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड इंडिया में, वाई लिमिटेड यूएसए में। और एक्स लिमिटेड ने सेल्स करी है 1 लाख यूनिट्स एट द रेट ऑफ, आपके हिसाब से जब मैं बेचूंगा तो एक यूनिट, उनके हिसाब से रुपीज में बात करूंगा बाहर वाले से, डॉलर्स में बात करूंगा, क्योंकि डॉलर एक हैवी करेंसी है। तो जो बाहर की ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वो रुपीज वालों से ऐसे कहते हैं भाई रुपीज में हम बात नहीं करते, डॉलर हर जगह आराम से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो डॉलर में बात होती है। तो एट द रेट ऑफ $5 पर यूनिट, यानी कि मैं उसको एक यूनिट कितने का बेच रहा हूँ, $5। सो कैन यू टेल मी टोटल सेल प्राइस, कैन आई से $5 लाख। तो ले दे के मैं वाई को जो बेच रहा हूँ, वो कितने डॉलर का सामान बेच रहा हूँ, $5 लाख। बहुत अच्छी बात। कौन से दिन बेच रहे हो, आज का ही दिन ले लो बेटे। आज क्या डेट है, 5 दिसंबर 2024। $5 लाख। और आज $1 मान के चलो, मुझे कैलकुलेशन आसान रखनी है, मैं $1 को 10 रुपए बोल रहा हूँ। $1 = 10 रुपीज। वैसे कितने का चल रहा है, कुछ आइडिया। अरे हमने देखा वो कुछ आ रहा था कि गोल्ड 2 लाख का हो जाएगा। अभी जैसे 75,000 है ना, तो 2 लाख रुपए, वो बहुत मतलब सही चीज है यार। नहीं मैंने ले रखा है, मैं वैल्यू बढ़ने का वेट कर रहा हूँ। हाँ मतलब अब पर महंगा हो गया भाई, मतलब आज के टाइम पे ना 75 तो में ऐसे कोई बहुत अच्छा, यार जिसने खरीदा हुआ है, जैसे मैंने उस टाइम पे खरीदा हुआ है जब 25-30 हजार रुपये होता था, समझ रहे हो, 2014-15-16 ऐसे 25-30 हजार होता था। अब बहुत ही कम आता है भाई, समझ रहे हो, मतलब बड़ा लाइट सा कोई चीज खरीदा हुआ वो है, तो ये महंगा हो गया। सस्ता होता है। मेरे को ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता, पर लोग अगर उधर जाते हैं तो फर्क है, 20-30% तो आराम से फर्क है। नहीं उधर वो पहन कर आते हैं, फिर वो वेरेबल कुछ अलाउड होता है। हाँ ऐसे ज्यादा नहीं लाओगे इसलिए। पहन सकते हो आप, हाँ सर मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे को ना वहां से ले गया, मतलब मंगवाने 7-8 लाख का अराउंड, तो अगर 7-8 लाख का यहाँ से खरीदूं और मैं वहां से मंगवाऊं तो कितना फर्क होगा ये जान। भाई ये तो देखना पड़ेगा, ऐसे मैंने भी कभी वो नहीं देखा, बट आई हर्ड बहुत लोग मैंने देखे हैं, बहुत लोग उधर पहन कर ही आते हैं। मतलब आपकी ट्रिप फाइनेंस हो जाती है, इतना हो जाता है कि आप घूम कर भी आ जाओगे, और वो सेल मैंने खुद से कभी देखा नहीं है, करा नहीं है, पर है, फर्क तो है और करते हैं लोग ऐसा। अच्छा, कितने 7-8 लाख रुपए का गोल्ड है, कैश पड़ा है घर पे, कहाँ पे है घर। सर अभी दिसंबर में 61 था, दिसंबर में 61 था, उसमें एक साल में नहीं यार, मतलब बढ़ती है भाई हर चीज, प्रॉपर्टी उतनी सही नहीं लगती है मुझे, मतलब मुझे लगता है प्रॉपर्टी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। फाइनेंस कर दो ना, हाँ आप हमारी ट्रिप फाइनेंस कर दो। अच्छा, तू भाई घूम भी आएगा और गोल्ड भी नहीं देगा वापस। नहीं सर दे, ठीक है। सो ठीक है, तो एक चीज समझना कि $1 लाख का, सॉरी $5 लाख का सेल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक्स लिमिटेड अच्छा कौन से दिन बेचा है बच्चे, 5 दिसंबर। एक्स लिमिटेड क्या एंट्री डालेगा,
अच्छा, एक्स लिमिटेड तो इंडियन कंपनी है, तो वो क्या अपनी जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर डॉलर्स में होती होगी या मुद्दू रुपी में? रिपोर्टिंग करेंसी तो मेरे लिए क्या है? ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, एक बार समझना, ये बातें मैंने पहले भी करी हुई है। व्हाट इज द रिपोर्टिंग करेंसी? मुद्दू रुपीज है ना बच्चे, ठीक है। और फॉरेन करेंसी कौन सी है ना? फॉरेन करेंसी क्या होगी मेरी? डॉलर्स। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं एंट्री क्या डाल? सर बैंक टू सेल्स। नहीं, इमीडिएट सेल उधारी पे चलाऊंगा। ये जो बेचा है ना, ये उधारी पे बेचा। वाई लिमिटेड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना? 50 लाख हो गया। बिल्कुल, 5 लाख इंटू रुपीज में कन्वर्ट करूंगा और कितना आ जाएगा बच्चे? 50 लाख। सही है, क्लियर है? अच्छा सर, अब मुझे बताओ, मतलब अभी ना सेटलमेंट हुई नहीं है, मतलब 5-6 महीने का क्रेडिट टर्म्स है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज 31 मार्च आ गया, क्लोजिंग हो रही है बच्चे, 31 मार्च 25। सर कोई पैसा मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला भाई? 6 महीने की उधारी दे रहे, मैं उसको गुड्स भेजूंगा, आफ्टर 6 मंथ्स पे करना है मुझे। तो 31 मार्च को ऑब्वियसली कुछ आया तो नहीं होगा, तो मेरी बुक्स में डेटर कितने से दिख रहा है? 50 लाख से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं $1 15 रुपए का हो गया हो, आप इंडियन कंपनी के हिसाब से, एक्सटीमेट के हिसाब से बताइए, मेरे को फायदा, मैं खुश हो रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ? हाँ, खुश होऊंगा भाई। डॉलर तो उतने ही मिलने हैं। ये जो इन्फोसिस, जो भी कंपनी जिनका ट्रेड बाहर है ज्यादा, ठीक है, जब डॉलर बढ़ता है उनको फायदा होता है, क्योंकि उनको अब जो जो फॉरेनर्स जो पैसा करेंगे, डॉलर का इनवॉइस तो रेज हो चुका है, डॉलर उतने ही मिलेंगे, मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है, फायदा हो समझ रहे हो? तो $1 15 का है, पर ऑब्वियसली उसने मुझे भी पे नहीं करा है, तो मैं कुछ करूं इस चीज का, या मैं छोड़ दूं? मतलब इस बात, 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है, मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, पैसा तो मुझे मिलेगा 6 महीने बाद, वो जो भी जून में मिलेगा पैसा, तो भी कुछ करूं? सर रुपीज में तो चेंज कर दिया है, तो बढ़ेगा तो 100 जाएगा। तुम्हारी बुक्स में डेटर कितने का आ रहा है? 50 लाख। पर 31 मार्च को लॉजिकली 75 का होना चाहिए वो। अब बढ़ाएंगे आप उसको, समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे? वाई लिमिटेड डेबिट कितने से? समझ गए ना 25 लाख कैसे आए? हर एक डॉलर पे, 5 लाख डॉलर पे 5 रुपए का फायदा है। आपने उतने से डेटर बनाया उसे, और आप क्रेडिट कर देंगे एक्सचेंज डिफरेंस। अब आप बोलोगे क्या है ये नेचर? बेटे ये फायदा है। सर ये कैसा फायदा है? ये देखो, ट्रांसफर कर रहा हूं। आई एम सॉरी, कैसे? एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू पीएनएल। ले देंगे भाई साहब, मैंने गेन बुक करा है मैंने। सर ये गेन, सर ये एक्चुअल गेन है, नहीं एक्चुअल नहीं है, पर AS11 कहता है यू हैव टू रिकॉर्ड दिस। चाहे ये गेन होता, चाहे ये लॉस होता, अगर $1 8 रुपए हो गया होता, मेरे को नुकसान होता, मैं नुकसान बुक करता। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताइए, सो बेसिकली जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको 31 मार्च को मुझे उनके एक्चुअल वैल्यू पर लेकर आना पड़ता है। और अगर आप दिमाग लगाओगे, तो मैंने किसको पकड़ा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैंने मॉनिटरी आइटम को ही तो पकड़ा है, मैंने डेटर को ही तो पकड़ा है। मैं कौन सा अपनी सेल्स बढ़ा रहा हूं? मैंने काउंटर या सेल्स बढ़ा दी अपनी? मैंने काउंटर एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से इनकम बुक करी, सेल्स तो उतनी है। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? पहले नेक्स्ट। अच्छा सर, उस बंदे ने ना 10 जून 25 को पेमेंट कर दी, 10 जून को पेमेंट कर दी, और उस दिन $1 कितने का था? 12 का। ओहो, जिस दिन सेटलमेंट हुई अब, उस दिन $1 12 का है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बैंक में कितना है?
5 लाख थे ना टोटल, और $1 के हिसाब से कितना देगा वो? 60 लाख। रही बात वो डेटर की, वाई लिमिटेड, वो कितने से खत्म होगा? क्योंकि मैं तो 75 का बना के बैठ गया उसको, पर मिले कितने? 62, क्योंकि डॉलर का रेट गिर गया ना। तो भाई लॉस बोल दो ना इसे, ₹3 का लॉस ही तो है। जो चीज आप 15 बना के बैठ गए थे, 12, तो 15 लाख का नुकसान ही तो है आपको। नुकसान हैज बीन डेबिटेड। और 10/6 को ही आप इसको क्या कर दोगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तरीके से तो हमें गवर्नमेंट के उससे भी नुकसान हो रहा है सर। जैसे कि हम 25 लाख का डिफरेंस जब हम उसमें दे रहे हैं सरकार को, उसमें 30% बढ़ दे रहे हैं और वो हमारा गेन नहीं लेते हैं हम, तो ये 15 लाख का लॉस में निकालते, अगले साल वो ज्यादा देना पड़ता है ना हमें। तो सर वो एक साल के लिए तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, उस पर तो इंटरेस्ट आता एक्स्ट्रा इनकम। तो इनकम टैक्स के एंगल से बोल रहा है, हाँ, मतलब कि क्योंकि आपने इधर को पहले गेन हो रहा है प्रॉफिट तो। आपने प्रॉफिट बुक कर दिया तो आपका टैक्स ज्यादा हो गया। टैक्स ज्यादा हो गया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसी साल में। अब हम्म। मैंने ये सेटल नहीं करा होता ये अमाउंट, तो मेरा प्रॉफिट उतना ही रहता, अभी तक 15 लाख का लॉस नहीं करता, तो जो 30% मैंने टैक्स भरा है तो टाइमिंग का कह रहा है ना, अल्टीमेटली जब हाँ सेटल हो रहा एक साल है बाद नहीं, करना। पर सिर्फ इनकम टैक्स का एंगल नहीं हो सकता ना, तू अकाउंटिंग लेवल पे भी तेरे को बहुत सारे कंप्लायंसेस देखने होते हैं, तो ये चलता ही चलता है। मतलब ऐसा वो चीज नहीं है। तो वो वाली चीज है, मतलब ऐसा ठीक है, आप वो कह रहे हो कि सर मेरे को फायदा भी नहीं मिल रहा, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसके और ऊपर। उस पे जो इंटरेस्ट जा रहा है क्योंकि मेरा कैपिटल ब्लॉक तो हुआ यार था वो ना। तो तू कह सकता है कि ऐसे तो तेरी अगर दुकान से तू उधारी की सेल कर रहा है, तेरे को पैसा नहीं भी मिल रहा तो भी टैक्स तो दे ही रहा था। समझ रहे, धंधा तो उधारी में भी खूब चल रहा है मार्केट में। तो सारी की सारी सेल्स जो हम दिखाते हैं वो तो ठीक है, मतलब इट कैन नॉट बी ऑन कैश बेसिस प्योरली, वो चीज है। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये वाले क्वेश्चंस अभी ना आएंगे, पर मैं एक बार आपका ना कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, और ये वही वाला पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो फॉरेन ब्रांच में आपने पढ़ा हुआ। आपने जरूर, तो अगला टॉपिक आप क्या लिख सकते हैं? फॉरेन ब्रांच। याद है बच्चों, फॉरेन ब्रांच में 2 तरीके की ब्रांचेस होती थी, कौन कौन सी? इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। पूरा लिख लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। बता सकते हैं इसमें से क्या फर्क होता था? इंटेग्रल, आई मीन, होता था। नहीं पर होता क्या इंटेग्रल? काइंड ऑफ डिपेंडेंट, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं, वो अलग, वो इनलैंड के लिए था, डोमेस्टिक वाले के लिए था वो। पर आप कह सकते हैं इंटेग्रल, आप ये कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। मतलब जिसका अपना कस्टमर बेस नहीं होगा, पैसा उसको मैं भेजूंगा बाहर। फॉरेन ब्रांच है ना, तो बाहर है मेरी ब्रांच, हेड ऑफिस मान लो इंडिया में है, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि हेड ऑफिस इंडिया में, वो लिख लेंगे उसको, और ब्रांच किधर है जी? बाहर है। तो बेसिकली क्या है कि उसके पास ना अपना कोई कस्टमर है, तो कस्टमर भी मैं ही ढूंढ के दे रहा हूँ, उसको पैसे की जरूरत है तो पैसे मैं दे रहा हूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ से बन रही है। तो टेक्निकली इंटेग्रल क्या होता है? जो काफी डिपेंडेंट होता है। नॉन इंटेग्रल क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच बोले तो भाई वहां पे मैंने मार्केटिंग के बंदे बिठा दिए, और वो मुझे 1 साल बाद बोलेंगे सर बिजनेस ला दो, मैं कहूँ यार मैं यहाँ से थोड़ा ना बिजनेस भेजूंगा। मैंने वहां पे सेटअप ही ऐसा लगाया जहाँ पे मार्केटिंग भी है। दे शुड मेक देयर ओन सेल्स, फाइंड आउट द कस्टमर। मैं इंडिया से बैठ के थोड़ा ना कस्टमर भेजता जाऊंगा आपको। समझ रहे हो?
तो नॉन इंटेग्रल अपना खुद का सर्वाइवल बना लेती, और इंटेग्रल जो है बच्चे वो डिपेंडेंट। तो ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। अब सपोज करो अगर मैं एड्यू जंक्शन का सोचूं कि सर एक ब्रांच खोल दो, तो आपको क्या लगता है हम लोग, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि बोलूंगा भाई तुम अपना देखो, या ऑब्वियसली स्ट्रैटेजीज जो होंगी वो इधर ही बन रही होंगी, इधर ही बन रही होंगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं एंटायरली न्यू सेट, मैंने एक बंदे को पकड़ा और मैंने बोला मैं सिर्फ आपको पैसे दूंगा, नो यू हैव टू रन दैट और उधर का प्रॉफिट नहीं। मैंने कहा मेरे पास मत आना इधर, टीचर कौन पढ़ाएगा, स्टाफ कौन सा है, ऑफिस बॉय किधर है, प्रोजेक्टर कहाँ से लेना है, एसी कहाँ से। मैं कहा मैं आपको रख लिया ना, आपकी महीने की कुछ सैलरी है, आप मेरे पास अब कोई बात लेकर मत आना। बोले सर सेल कैसे होगी, मैंने कहा मेरे पास मत आना, योर स्ट्रैटेजीज। ठीक है हो गया सर, पैसे ऑब्वियसली फंडिंग तो करूंगा मैं एक बार, पैसा तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास डिसीजन मेकिंग के लिए मत आना। मैं बस आपसे महीने के एंड में देख लूंगा क्या खर्चे करे क्या नहीं करे, वेदर यू डूइंग गुड और नॉट। और अगर उसने नहीं करा तो उसी की रिप्लेसमेंट दूसरा बंदा आएगा ना, मैं कोई पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा ना बदल दूं। आप समझ रहे हो, जो बाहर की जो एमएनसीज होती हैं वो लोग ऐसे थोड़ा ना करते हैं। जब कभी अगर कोई एमएनसी नहीं चलती, आपको क्या लग रहा है कि चेक एम्प्लॉयज हटते हैं, तुम एक कंपनी में काम करो लॉस मेकिंग में, तुम अकाउंट्स टीम में हो, टैक्स में हो, तुमको हटाया जाएगा क्या? तो भाई जो काम होता हुआ आ रहा है, टैक्स कंप्लायंस कर रहे हो, अकाउंट्स कंप्लायंस कर रहे हो, धंधा लाना मेन होता है भाई। मार्केटिंग का हेड हटा दिया जाएगा, मार्केटिंग टीम में चेंजेस आ रहे हैं, उनको क्या लेना अकाउंट्स वाले से, समझ रहे हो। सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो इंटेग्रल क्या होता है, हर चीज यहीं से हो रही है तो वो इंटेग्रल। और नॉन इंटेग्रल क्या, दे आर डूइंग इट देमसेल्फ, दैट इज नॉन इंटेग्रल। सर ये सारी बातें करने का क्या रीजन है, आप मुझे बताइए। कुछ कुछ याद आ रहा है, हमने ब्रांच में करा था। टोटल कितने कंपोनेंट होते थे? मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, और आइटम्स ऑफ इनकम एंड। तो मॉनिटरी को हम किस रेट पे कन्वर्ट करते थे? आई मीन मॉनिटरी में कुछ जैसे डेटर्स है, ठीक है, तो बैलेंस शीट डेट आ गई है, तो मैं रेट कौन सा पकड़ता था? याद आ रहा है ना, क्लोजिंग, ये वाला नॉन मॉनिटरी। गुड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और इनकम और एक्सपेंस, एवरेज रेट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करे थे हम लोगों ने, ब्रांच के अंदर करे थे जब। और अगर मैं आपको बोलूं नॉन मॉनिटरी के अंदर कुछ ऐसे कुछ एक दो बातें समझी थी हमने, कि अगर नॉन मॉनिटरी कह सकता हूँ फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। तो बड़े समराइज में मैं लिखवाऊंगा बेटा, टेक्निकली फिक्स्ड एसेट क्या बोलोगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का क्या होगा, फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा होता है, तो मान लो $1000 का खर्चा है, तो मैं क्या करूं, एवरेज रेट पकड़ू। और उसमें गाड़ी इवन भी हो सकता है, मतलब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन इन तीनों में से कहाँ आ रहा है, पहले तो ये बता दो। ना ना, हटा देता हूं मैं इसको। डेप्रिसिएशन तीनों में कहाँ आ रहा है, एवरेज पर आ रहा है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है। तो अगर एक कंपनी बोले हमारा $5 लाख का खर्चा है, तो मैं उसे रुपीज में करने के लिए क्या करूंगा, एवरेज रेट पकड़ूंगा डॉलर, और उसका एवरेज कैसे निकलता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, ओपनिंग प्लस 1/2, पर वो मंथली एवरेज होना चाहिए, एनुअल एवरेज होना चाहिए, क्या एवरेज है उसके अंदर भी थोड़ी तगड़ी साइंस, हमको जाना नहीं हो उसे बस वैसे। तो अगर ऐसी पूछूं सेल्स किस रेट से करोगे, परचेज, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग। तो आपको समझ आ रहा है ना कहाँ पे क्या चीज बैठ रही है, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ।
फिक्स्ड एसेट किस पर हो रहा है? तो फिक्स्ड एसेट से लिंक्ड है डिप्रिसिएशन, तो इसलिए डिप्रिसिएशन भी कहां से होगा जी? ड्यू टू। वरना लॉजिक नहीं बैठेगा ना। हो सकता है फिक्स्ड एसेट हो, जैसे सपोज करो, हो सकता है फिक्स्ड एसेट हो $1,000 का, और जिस दिन खरीदा उस दिन $1 कितने का है? डेप्रिसिएशन पहले साल ही $1,000 लगनी है 100%, क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है। और आप बोलो सर एवरेज ले लो, और अगर एवरेज 45 रेट हुआ तो क्या लॉजिक बैठेगा बात का? आप तो ज्यादा डिप्रिशिएट कर जाओगे, तो आप ये रेट थोड़ा ना यूज कर पाओगे। बस उसमें इतना ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैंने कर ली थी, जो बच्चा पहली बार सुन रहा है अभी, जब ब्रांच होगा तो और समझ आ जाएगा। बट फिक्स्ड एसेट का जो होगा वही डेप्रिसिएशन का। अब अगर मैं किसी चीज को रीवैल्यू करा है मैंने ऑन द लास्ट डेट, क्यों आप क्या अपने स्टॉक को रीवैल्यू नहीं करते? आप क्या फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं सर। तो फिर कौन सा रेट लूं? क्लोजिंग रेट, है ना, क्योंकि मैंने लास्ट डेट लिख दिया, या आप बोल सकते हैं डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है ना, तो एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करूंगा? ऑन द डेट ऑफ। सर अगर मिडिल ऑफ द ईयर रिवैल्यू करा तो मिडिल ऑफ द ईयर का रिवैल्यूएशन रेट, समझ रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ फिर अभी? क्लोजिंग। आपको ध्यान आ रही है ना बेटे बातें? और कुछ नहीं है इसमें। और अगर मैं नॉन इंटेग्रल की बात करूं, तो मॉनिटरी का क्या होगा? नॉन मॉनिटरी, हाँ ये भी क्लोजिंग था। और इनकम और एक्सपेंस, और सेम ही बात है। इसका मतलब अगर फिक्स्ड एसेट तुमने क्लोजिंग लिया है, तो डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग लोगे। और अगर किसी एसेट का रीवैल्यूएशन हुआ है, तो एक्सचेंज रेट कब का लोगे? डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। क्यों जी, क्लियर है बच्चे? ओके। अब आप मुझे बताइए, मेरे को लगेगा सर ये क्वेश्चन से कितना दूर है, तो कोई बात नहीं, अभी आपके नोट्स ही बन रहे हैं। अगर कुछ भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है कन्वर्ट करने में, तो कहाँ जाता था? जिन बच्चों ने ब्रांच करा हुआ उनको पता होना चाहिए, पीएनएल में राइट ऑफ करता। और अगर यहाँ पर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, क्योंकि बाहर की ब्रांच है, डॉलर में होगी, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, किसी को 40 पे कर रहे हैं, किसी को 42 पे कर रहे हैं, ट्रायल के अंदर मिसमैच आ जाएगा ना। तो बेसिकली ये कहाँ जाता था? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और एक किधर को दिखाया जाता है रे? बैलेंस शीट। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ओके। अब साहब, फॉरेन एक्सचेंज ना अच्छा स्टैंडर्ड है, आ जाता है पेपर में। खत्म हो गया। जीएसटी का तो आप बोल रहे 3 लंबी साल हाँ क्वेश्चन पर रहेंगे। क्या है? जीएसटी कराऊंगा, कल का देखूंगा, मौका लगेगा तो एक चैप्टर छोटा सा जीएसटी का कर लेंगे, या अकाउंट्स का स्टैंडर्ड देख लेंगे।
टाइम मेरा वो हो रहा होगा। अगर पहले बता के करना तो ओ जी, टैक्स करानी मुश्किल है मुझे, क्योंकि सीएस का बच्चा कहीं और बैठा होगा, अकाउंट्स हो सकती है। ठीक है जी, एनीवेज आइए बेटे, अब मेरे को कोई जल्दी नहीं है बेटा। AS11 क्या बोल रहा है, हमने क्या सीखना है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब करते हैं ना, तो अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ना, बच्चों को ये लगता है सर ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, पता ही नहीं लग रहा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में जो इलस्ट्रेशन है वो आती है। आप ये सोचो कि इससे नए नए क्वेश्चन बनकर आ जाएं और वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे, वो हो ही नहीं सकता। हमारे पास सोर्स मटेरियल क्या होगा, इंस्टीट्यूट का जो इलस्ट्रेशंस है, वो आपको वो आनी चाहिए। आपका चेक पॉइंट क्या होना चाहिए कि आप सारी इलस्ट्रेशन अंदर का हो सकता है, 2 पेज समझ में आ रहे हो, इतना अजीब सा वो लिखा हो, समझ रहे हो, और मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर सारी बातें हमें पता लग रही है, बट आर चेक पॉइंट इज इलस्ट्रेशन सारी होनी चाहिए, पीछे के अगर कोई एमसीक्यू दिए हैं तो, और पीछे की कोई क्वेश्चन है तो मतलब ए से सब सारे समझ रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, तो भी मैं यही बोलूंगा कि वो आपको अंदर का डेटा जो मैं नहीं कराया वही वाला सही कर लोगे, नोट्स को देख लोगे, समझ लोगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ना और भी ना थ्योरेटिकल बहुत सारी बातें होती हैं। समझ रहे हो, तो वो लगता है कि पता नहीं हमने पढ़ी है नहीं पढ़ी, आएगा नहीं आएगा, तो वो जनरली नहीं आता। 99% तो नहीं आता, 1% बेटे कुछ पता नहीं है बेटे जिंदगी में। दो सिचुएशन है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा है, मतलब वो कोई भी नहीं करता। ठीक है ना, चलिए, अभी मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपको जस्ट एक आइडिया हो जाए कि इंट्रोडक्शन में होता क्या है कुछ स्टैंडर्ड्स में। द स्टैंडर्ड डील्स विद द इश्यूज। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स बनाता क्यों है इंस्टीट्यूट? एक बात बताओ, अगर इंस्टीट्यूट ये बताएगा नहीं कि करना क्या है, तो अगर आज मेरे को बाहर से सामान खरीदना, अकाउंटेंट क्या सीखेगा? जब तक तुम्हें सीखोगे नहीं, बुक तो बनी होनी चाहिए ना कोई जो फॉलो करी जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे होनी है, 31 मार्च को क्लोज करूं ना करूं, इसको मॉनिटरी बोलते हैं, नॉन मॉनिटरी बोलते हैं, सरकारी तो बताएगी। समझ रहे हो, तो इसलिए स्टैंडर्ड बना हुआ है, क्योंकि बिजनेसमैन ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। दे आर सेलिंग गुड्स आउटसाइड, दे आर बाइंग गुड्स, दे आर गिविंग लोन आउटसाइड इंडिया, दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम आउटसाइड, ट्रांजैक्शन तो हो रही है। तो उसको अकाउंटिंग कैसे होगी, वो AS11। समझ रहे हो, सो दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द इश्यूज इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन फॉरेन ऑपरेशन बोले तो वो जो ब्रांच वाला हो गया तुम्हारा, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है नॉर्मल। तो वो जो आपने चैप्टर करा है वो यहां से निकल कर आया, वो जो रूल्स थे वो यहां से निकल कर आए। टू डिसाइड द एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड, हाउ टू रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन एक्सचेंज रेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ टू रिकॉग्नाइज का मतलब कि आप उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे डालें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हो सकता है ये लिखवा भी दूं। ठीक है, स्कोप आपको जनरली जब भी स्टैंडर्ड शुरू करोगे तो स्कोप आए। ठीक है, तो स्कोप क्या है, इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में है, सेल आउटसाइड इंडिया, परचेज, लोन, AS11 विल हेल्प इन ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन। समझ रहे होंगे आप, इंटेग्रल टू नॉन इंटेग्रल कैसे कन्वर्जन हुआ था वो बताएगा। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो डील्स विद फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ, आपको ध्यान होगा ऊपर मैंने वहीं पे लिखवा दिया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा देख। अब उसके बाद वो बताता है दिस स्टैंडर्ड डज नॉट, पेपर में ऐसा हो सकता है कि आज डिस्कस द स्कोप ऑफ AS11, थ्योरेटिकल भी आ सकता। तो स्कोप के अंदर तो ये भी बताएगा और ये भी बताएगा कि ये AS11 का पार्ट नहीं है। समझ रहे क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई द करेंसी इन विच एंटरप्राइज प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल। AS11 कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको रुपीज में बनाने, डॉलर मेरा काम थोड़ा ना ही। रिलायंस सोच रहा है अरे भाई मुझे ये बताओ मेरे को रिपोर्टिंग कैसे करनी है,
तो मैं करेंसी थोड़ा ना बताने के लिए बैठा हूँ आपको कि आपको अपना पीएनएल रुपीज में बनाना है या किस में बनाना है। AS11 करेंसी थोड़ा ना बताएगा आपको, समझ रहे हो। हाउ एवर एंटरप्राइज नॉर्मली यूज द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज, भाई जहाँ रजिस्टर हुए उसी का ही तो करोगे ना जनरली। तो बट इट्स नॉट विद इन द स्कोप ऑफ AS11, वो AS11 बता नहीं रहा है ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। It does not deal with the presentation in a cash flow statement of cash flow arising from transaction in foreign currency and translation of cash flow foreign operation which are addressed in कैश फ्लो के बारे में ये कुछ नहीं बताएगा। वो AS3 में ही लिखा होगा इन ऑपरेशंस के अगेंस्ट जो क्या होगा हमें नहीं जाना उसके अंदर भाई। गलती से अगर आ गया तो आपको याद होना चाहिए, ना तो करेंसी बताएगा ना ये, हाँ, कैश फ्लो आउट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस एंड ऑपरेशन बताएगा बिकॉज दे आर बीइंग डील्ड विद इन AS3। अच्छा, ये वाला आपको कुछ याद आया? कहीं पढ़ा था? हाँ, याद है वो AS16 में कुछ करा था कि कुछ इंटरेस्ट वहीं पे ही एसेट में कैपिटलाइज हो रहा था ना, है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट जितनी थी वो वहीं हो रही थी, उसके ऊपर वाला नहीं माना जाता था AS16 में। तो ये कह रहे इट डज नॉट डील विद द एक्सचेंज डिफरेंस फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एडजस्टमेंट टू। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको हिंट देनी है और आप लिख दोगे AS16 लिख दोगे तो समझ आ गया AS16। कवर करता है और कवर करने के बाद फिर हम अगर जैसे नोट ये कवर याद रखने के चांसेस बहुत कम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एएस और एएस इसको कवर किया है। आप बिल्कुल लिख सकते हो आप। फिर आपने सोचा कि वो आपका पेपर कोई चेक करेगा, फिर वो क्या सोचेगा उस टाइम पे, ये सोचा आगे, ये बस जल्दी से लिख के बस घर जाने। हम उसे नहीं डालते वो हमें नहीं डालते। ठीक है, एंड इट डज नॉट डील विद रीस्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इट। आप समझ रहे हो, अगर मैं आपको ऐसे रीड कराऊंगा क्या करा रहा हूँ सर, मैं आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ एएस का, ठीक है। तो वो इस केस में क्या कह रहा हूँ, हाई लेवल बातें कह रहा है, क्या कह रहे हैं, डज नॉट डील विद रीस्टेटमेंट of financial statement from its reporting currency into another currency for the convenience of user। मेरा जो इन्वेस्टर है भाई, मेरे इंडिया में मेरी सारी ट्रांजेक्शन इंडिया में है, इन्वेस्टर मेरा यूएसए का है, कह रहा है कैन यू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर। उसको तो समझ नहीं आ रहा है ना रुपीज में। तो AS11 कह रहा है भाई तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करेंसी में बनाते रहो, मैं थोड़ा ना बताऊंगा तुम्हें क्या करना है तुम, समझ रहे हो। सो बेसिकली मैं आपको ये इसलिए नहीं करा रहा आपको लगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको जो थ्योरी चल रही है, ये आपको एक लेवल पे घर पे खुद बैठ के रीड करके थोड़ा बहुत लॉजिक कनेक्ट करना है, समझ रहे हो। अब अगर आप डेफिनेशन देखोगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ, इसको एक बार रीड करोगे बच्चे। समझ आया, यही बोल रहा है ना, मोटा मोटी याद होना चाहिए सारी बातें, थोड़ा ना बाय और सेल ऑफ गुड्स, बोरो लेंडिंग द मनी, बिकम अ पार्टी टू अंडर अनपरफॉर्म फॉरवर्ड में क्या होता है हमें नहीं लेना देना कुछ। अदरवाइज एक्वायर्ड डिस्पोज ऑफ एसेट इनकर एनी लायबिलिटी इन अ फॉरेन करेंसी। समझ रहे हो। कौन सा सी पॉइंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें तू कोई पार्टी बना हुआ है, मान ले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता ही नहीं है अभी, बट तू गारंटर बन गया कुछ भी बन गया, तो वैसा कुछ हाई लेवल ट्रांजैक्शन होते हैं। मॉनेटरी आइटम समझ आता है, नॉन मॉनेटरी आइटम, फॉरेन ऑपरेशंस, इंटेग्रल और, पढ़ के देख लो एक बार फॉरेन ऑपरेशन और इंटेग्रल और नॉन इंटेग्रल को, फिर उसके बाद एक दो एग्जांपल करते हैं।
याद नहीं हो सकती चीजें, बस समझ रहे हो, 2 लाइनें लिख ली कि पेपर में बाय चांस हो जाए। बोल देगा कौन सी स्टेटमेंट सही है। भाई एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकता है, लेकिन तुम जब अभी पूरे 25-28 स्टैंडर्ड कर लोगे ना, और जब तुम सोचो कि एमसीक्यू एक ही आएगा और कहाँ से आएगा तो तुम बोलोगे कि ठीक है well, समझ नहीं भाई। वो तो ऐसे ही होगा इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या लिखते हैं, मतलब मैं अभी आपको बहुत धीरे करा रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड एक पहली बार आपको जस्ट एक बार दिखता जाए। इनिशियल रिकॉग्निशन, जो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे हो रहा है रिकॉर्ड कर लो। तुमने आज कोई चीज खरीदी, आज जो रेट है रिकॉर्ड कर लो उसे। ठीक है, तो वही लिखा है। अच्छा, अब ये वाली चीज अच्छी है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको रीड आपने करना। वैसे तो रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, रेट क्या लेना है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। बट अब सोच के देखो, अगर मैंने अभी रेट लिया, अभी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो रेट तो हर 1 मिनट बाद बदल रहा है। सोच के देखिए ना। आपको अगर ये लग रहा है ना आपको फॉरेन करेंसी समझ आ जाएगा, भाई साहब फॉरेन करेंसी बहुत खतरनाक प्रोफाइल है। समझ, इसमें मेरे को याद है जैसे जब मैं एयरटेल में था, तो जो बंदा फॉरेन एक्सचेंज हैंडल करता था ना, तो वो पोजीशन पे हमेशा 6 महीने बाद वो इंसान छोड़ के चला जाता। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी। आपको ये लग रहा है ना सर इसमें क्या चल रहा है, कौन सी रेट कौन सी कंट्री कन्वर्ट कैसे करूं, कौन सा मॉनिटरी कौन सा नॉन मॉनिटरी, जितना आप समझ रहे हो वही बोल पा रहा हूँ। एवरेज रेट लूं, हफ्ते का लूं, ज्यादा ले लिया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, हजार कॉम्बिनेशन है जी। ठीक है, तो बहुत ही क्रिटिकल प्रोफाइल होती थी। तो क्या मैं अच्छा, मैं इनिशियली कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कैन आई यूज द एवरेज। लाइक अगर आज क्या डेट है, आज क्या है, वेंसडे या थर्सडे, थर्सडे, तो क्या मैं हफ्ते का एवरेज, मतलब इस हफ्ते जो भी ट्रांजैक्शन है एक रेट ले सकता हूं, और ये मंथ है नवंबर, क्या ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। बट इट डिपेंड्स, ये मेरी कंपनी की मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी, जो इन्वेस्टर को बताऊंगा कि भाई हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, एवरेज लिया। लेकिन अगर प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा हो, तो आई वुड प्रेफर कि मैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लूं, बिकॉज अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो एवरेज उतना सही नहीं आए। क्लियर है बच्चे। तो ये वाला पैरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। ये सारी बातें आपको पता है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी कैसे करना। ठीक है जी। क्या हुआ, बेचारे का नुकसान ही हो जा रहा है यार। बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ भाई यार। नहीं यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है। बट तेरे को पता है, यही टफ टाइम तेरे को स्ट्रांग बनाएगा। अभी इसका मतलब तो बात कर गई घूम रहे तो अब जाके ठीक है, इसके बाद अब आपने और ये नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा। छुट्टी नहीं हुई, बस एक दो चीजें। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखाता हूं आपको क्या बनाओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, क्या कह रहे हो रे। इन्वेंट्री, नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी, इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, मैं ये नहीं कहता मैंने उससे इतने लेने, भाई पैसा डूब गया जो भी हो गया, तो इन्वेस्टमेंट भी नॉन मॉनिटरी। पीपी नॉन मॉनिटरी होगा ना। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 खुद से करना है रे।
करवा दिया मैंने टू, तुम कहोगे तो करा दूंगा, पर ये वाला करा चुका हूं, मैं चाहता हूँ रीड करके एक बार जज कर लो। है जी, कुछ समझ आया? गुड्स परचेज करे उसने $15,000, तब रेट है 75 का, और क्लोजिंग कब करी 31 मार्च को, तब 74 हो गया, तो गेन बुक कर देंगे। और फिर जब पेमेंट करी तो 73, फर्दर गेन सेटलमेंट पे। समझ गए ना? एंट्रीज बनाने की कोशिश कर लो, और रीड भी करोगे तो भी समझ आ जाएगा। वैसे जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। बातें लिखी है, ये भी लिख लो। यार वैसे यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लॉस, वो ना जर्नल एंट्री बोल नहीं रहा, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहा पास जर्नल एंट्रीज, तेरा मन करे तो जर्नल एंट्री डाल दे, बट तेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट ऑन द क्लोजिंग डेट it is to be shown at a closing rate, and any profit or loss out of foreign exchange difference to be shown in P&L statement, ऐसे करके ना। मतलब इसमें एक डेफिनेशन, मतलब इसकी एक डेफिनेशन लिखिए, बाकी अपना ज्ञान से केस का, हाँ, ये अगर पेपर में आएगा तो ये 2 से 2.5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन मांग रहे हैं। फर्स्ट में एक ही उसके 2 पार्ट भी आ जाते हैं ना, तो ये पार्ट ऐसे आता है। हाँ जी, एक्चुअल पेमेंट जब तू करेगा, तूने लाइबिलिटी जितने की बुक करी हुई है, आई मीन तूने परचेज करा और सेटल जितने में हो रहा है, तो गेन भी तो बुक करेगा दोबारा। एक बार एंट्रीज भी डाली, तो भी हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। ठीक है, 3 एंट्रीज भी डाल देना बस। एक परचेज की डालोगे, फिर 31 मार्च को लॉस बुक करोगे, है ना, 3-4 एंट्री होंगी। फिर लॉस को पीएनएल में भेजोगे, फिर पेमेंट करोगे, फिर पेमेंट की वजह से गेन या लॉस को पीएनएल में भेजोगे। बाद में डालोगे। आ जाता हूँ मैं। और भी क्या करना, 100 रुपये का यार। हाँ? अरे 100 पानी जाएगा। हाँ, नहीं ये तो हुआ है। चलो पूछ लेता हूँ। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है। धीरे पेमेंट भाई। हाँ, ये तीनों कितने कितने मिनट? 5 मिनट, 20 चलिए 10-15 मिनट। ये भी 10, ये और बाद में है। इसके पैसे अच्छा इंसान है, सबके पैसे दे देंगे। 20 पर मिनट थे ना? नहीं नहीं, इंटरेस्ट से मिनट लगा, टोटल दे भाई। मिनट लगाना दिख रहा था। ये अगली बार तो अभी और लेने बच रहे हैं। 40 रुपये वापस दो। हाँ तो वही तो, 40 वापस करो, 100 वापस कर दो। 40 करो, 40 भी मत करो। रख दिया मैंने। रवि ना उसके हाथ में दो। हाँ? 10 रुपए का ही सब साथ में 10 रुपये नहीं है, 100 रुपये होगी ना।
बंडल कैश का बैंक क्या हो गया, एंट्री नहीं बन रही? परचेज टू, मैं अगर बैंक की होगी तो आप सेटल के अंदर कैसे सेटल कर रहे हो? परचेज टू क्रेडिटर्स होगी पहली, कैश में हो गई तो ये बातें क्यों चल रही है? हाँ, है ना, परचेज टू क्रेडिटर्स या परचेज टू पार्टी, नाम लिख लो जो मर्जी। क्रेडिटर होगी तो पहली बात। हाँ, पहली एंट्री बोलूं, परचेज टू क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट? ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स टू एक्सचेंज लॉस 15,000 एंड एक्सचेंज लॉस टू P&L, है ना, तो 31 मार्च तक खत्म। एंड देन 7 जुलाई को पेमेंट करेंगे आप। क्रेडिटर्स में ज्यादा अमाउंट आएगा क्योंकि 15,000 इंटू 74, गेन 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 ही आ रहा है हर बार। क्रेडिटर्स ज्यादा अमाउंट से डेबिट होगा, खत्म होगा, 15,000 इंटू 74 टू कैश, 15,000 इंटू 73 टू एक्सचेंज गेन। मैं गलती से बोल दिया होगा लॉस, एक्सचेंज गेन, और एक्सचेंज गेन को मैं ट्रांसफर कर दूंगा PL, एक्सचेंज गेन टू PL। सर लास्ट वाली एंट्री क्या बोली थी आपने? क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश टू एक्सचेंज गेन। क्रेडिटर्स 74 से होगा, पेमेंट 73 से, और एक्सचेंज गेन 1 रुपी से। हो गया बच्चे? अगर हो गया तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी देख लीजिए। डेटा है, हाँ, करना है अभी, अगली क्लास में ओवर कराऊंगा इसको। तो मेरा अकाउंट्स मत रखो, कल टेस्ट है अगर वो आपको टेस्ट के चलेगा तुम्हारा? नहीं, हमारा तो उसका रखा हुआ था ना, पहले कर दिया था, फिर एक दिन आगे चेक करा था, वो DT का टेस्ट आगे बढ़ा दिया। कॉस्ट कितने बजे खत्म होती है तुम्हारी वैसे? मैं कल 4 साढ़े 4 फ्री हो रहा हूँ ना। हाँ मतलब ठीक है, ऐसे कोई जरूरी वो नहीं है। ये वाला करना है एक बार। तुमने लोन लिया है कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2001। कितने रुपए का? $4.5 लाख, विच विल बी रीपेड ऑन 31 जुलाई। अच्छा जी, तो भाई जिस दिन लोन लिया उस दिन लोन की एंट्री डाल दो, बैंक टू बैंक लोन। फिर बीच में 31 मार्च आ जाएगा, रिस्टेट कर दो, रेट दे रखा है। और सेटलमेंट 31 जुलाई को हो रही है, उसकी भी एंट्री डाल दो। समझ गए ना क्या चल रहा है?
लोन डेट बता, किस दिन लिया लोन? 1 जनवरी 2001। पेमेंट कब कर रहा है तू? 31 जुलाई 2001। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। तो अगर सोचेगा 1 जनवरी को लोन लिया, एंट्री डाल दूंगा बैंक टू बैंक लोन 4.5 लाख इंटू 48, वो नीचे रेट दे रहा है। फिर 31 मार्च को रिस्टेट नहीं करेगा? टेक्निकली तूने 48 पे लोन बुक कर रखा है। अब कितना हो गया? 49 नुकसान हो गया तेरे को। एक्सचेंज लॉस टू लायबिलिटी। लोन बढ़ गया ना तेरा, और बैंक लोन बढ़ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली जब सेटल कर रहा है तो और बढ़ गया। तो लोन डेबिट करेगा, एक्सचेंज लॉस और डेबिट टू बैंक। मैं बना दूं एंट्रीज। देख, सबसे पहली एंट्री बनाते हैं। बैंक टू बैंक लोन 4,50,000 इंटू कितना था? 48। और ये कौन सी डेट को है? 1 जनवरी 2001। कितना आएगा जी? 2 करोड़ 16 लाख। 31 मार्च को अब कोई ऐसा रीपेमेंट नहीं है, बट नाउ $1 = 49 रुपीज। तुम्हें को नुकसान तो है ना? मैं ज्यादा लंबी एंट्री नहीं डाल रहा, मैं सीधा पीएनएल डेबिट कर रहा हूँ। आप एक्सचेंज लॉस कर लो, फिर पीएनएल में डाल लो उसको। पेपर में ना थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा दिखाओ तो। समझ रहे? एक्सचेंज लॉस 49.5। क्लियर है जी 31 मार्च की? और यही 31 मार्च को एक्सचेंज लॉस को कहाँ डाल दोगे? पीएनएल। रही बात 1 जुलाई की, बैंक लोन खत्म करोगे। सर है कितने का? 2 करोड़ 16 प्लस 4,20,000। तो कितना हो गया बच्चे? 4,50,000। 2 करोड़ 20,50,000, है ना? लेकिन पेमेंट तो मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी। $4.5 लाख है, और अब 49.5 हो गया। मैं तो 49 तक बुक करा हुआ था। 2376,008। और जो बच गया डेबिट साइड पे एक्सचेंज लॉट डाल दूंगा ना रे। अब 50 पैसे का और भी तो नुकसान ही है। 49 की लायबिलिटी बुक करी हुई है। क्या लिखूं? 2376,000, है ना? और करवा रहे हो सर, 22,27,000। ये क्या नाम है, 2 करोड़ 22,75,000 आएगा सर। तो 4,50,000 इंटू 49.5 करेंगे तो हाँ मेरी एंट्री हुई करवा देते हैं। 2 करोड़ 22 लाख ये कहाँ पर? लास्ट में ये जो है ना, ये तो जो हाँ यहाँ पे आए सर 2,22,75,000 सर गुजरात से काम क्या हुआ? करके बैठ गए तो काट दिया तो मेरे गलत हो गया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। आप रहने का 20,25,000 कॉन्फिडेंस खत्म कर दो आप। मैं तो मोटिवेट करता हूँ यार। नहीं सर। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बोला नहीं तुमसे कर सकते हो तुम?
सौरभ ने कितने का नुकसान करा आखिरी में? बैंक लोन खत्म हो गया भाई, जितने का बना हुआ था उतने से खत्म कर दिया मैंने। भाई मुझे वैल्यू बता दो। सर ऐसे सिर्फ 4.5 लाख करा ऊपर ज्यादा दिखा रखा है। 2 करोड़ 16 लाख से 4 लाख 5 लाख हाँ हाँ बता दो, मेरे को अमाउंट नहीं पता, मेरे को मैं 2 करोड़ 20 लाख 50। 2 करोड़ 20 लाख 50। अब 2 लाख 25 हजार आ गए। ठीक है। 2 लाख 25। तो ये सब ऑल क्लियर टिल हेयर। वेरी 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 गुड। ये डाली ना एंट्री तुमने एंड में। वह बेटे अभी आपने कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ही डेटा है, आराम से खत्म कर लेंगे इसको आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में। तो 2 क्लास का तो है ही, मतलब। और अगली क्लास में आपका जीएसटी कराऊंगा, ठीक है ना? डीटी की जगह अकाउंट्स तो होगा ना, मैं टाइम ना फंसा हुआ है। 10 बजे शार्प एट 10 AM, अदरवाइज पेनल्टी। दोनों क्लास की सर नहीं नहीं उसी टाइम पे 12:30। ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।